Okay, students. So, how are you, everyone? Fine. Okay. So, after the Sankranti, okay, we will conduct your session over here. So, let's start our session. So, in the previous session, we had done some physical quantity about the charge, current, potential difference. ये सारी चीज हमने देखी हुई थी, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, ठीक है, उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और जल्दी जल्दी से सारी चीजें करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पीछे मैग्नेटिज्म भी एक चैप्टर है। तो मैग्नेटिज्म तो 1.5 चैप्टर्स के अंदर खत्म हो जाएगा एक लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो उसमें तो बहुत बेसिक ही पढ़ाना है। लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इतना ध्यान इसीलिए दे रहे बच्चों कि आपका ये जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक सीधा हो जाए, ठीक है, उसको हम प्रॉपर तरीके से वापस से समझ सके, ठीक है। इसीलिए हम आपको ये शेयर कर रहे हैं। तो अगर हम जस्ट अ मिनट, स्क्रीन इज विजिबल गाइस? ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज सेशन। सो पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि हमने सेशन 1 स्टार्ट किया हुआ था। सेशन 1 के अंदर हमने कुछ लेक्चर ओवरव्यू के बारे में देखा, उसके अंदर हमने चार्ज पढ़ा, करंट पढ़ा, ठीक है, ये सारी चीज हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से डिफाइन किया। हमने 3 इक्वेशन पढ़े थे, Q इज इक्वल्स टू एन ई, देन आफ्टर I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन आफ्टर बेटा हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर, ए मीटर, ये सारी चीज हमने देखी हुई है कि ए मीटर जो होता है वो किस तरह से काम करता है, वोल्ट मीटर जो होता है वो किस तरह से काम करता है। अब हम क्या देखने वाले हैं सर, तो आज हम बच्चा यहाँ पे सेशन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और सेशन नंबर 2 के अंदर क्या है ये देख लेते हैं। सो इन द सेशन नंबर 2 आज हम बेटा सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। सर्किट के साथ साथ यहाँ पे हम बेटा सर्किट के सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत काम की चीज है। उसके बाद ओम्स लॉ एंड देन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ओके, तो सर्किट तो पहले होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सर्किट दैट मीन्स, ओ बिडू, वो वाली सर्किट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है। क्या होता है बच्चों? एक क्लोज्ड पाथ होता है। सर्किट का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। जब करंट कहीं पे क्लोज्ड पाथ पे फ्लो करता है, कहीं पर फ्लो करता है बच्चों, क्लोज्ड पाथ पे फ्लो करता है, तब उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन देखें तो ये होता है कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जहां पे करंट फ्लो करे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। कुछ आपने सिंबल्स ये देखे होंगे और नहीं भी देखे होंगे बेटा, तो आपके एनसीईआरटी में ये पूरा बॉक्स दिया हुआ है। एक सेल होता है, तो सेल बेटा जो किस तरह से दिखता है, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। एक होता है ओपन प्लग की, जहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई की नहीं होती, ठीक है, बीच में एक ओपन की तरह का हमारे पास एक सिंबल होता है। सिंपल सी एक डिवाइस होती है ऐसी, ठीक है, जिसके ऊपर से ये जो आप पेन देख रहे हो की है, बीच में होल होता है ऐसे छोटा सा। अब क्या करेंगे कि अगर इसको की को अंदर डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा कि करंट इस सर्किट के अंदर से फ्लो करने लगता है। इसको ओपन प्लग की कहते हैं, जहां पे करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है, आई इज नॉट देयर। देन वायर क्रॉसिंग विदाउट द कनेक्शन, तो एक वायर के ऊपर से एक दूसरा वायर जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं वायर विदाउट क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और क्रॉसिंग। वेरिएबल रेजिस्टर, अब वेरिएबल रेजिस्टर बेटा बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। हमारे पास एक होता है फिक्स अमाउंट का रेजिस्टेंस, जो कि इस तरह से दिखता है, आप लोगों को शायद से पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो बेटा आप देख सकते हो, ये होता है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है वो आगे जाके देखेंगे। लेकिन यहां से हमें ये पता चला कि अच्छा ये फिक्स्ड अमाउंट का भी होता है, इसका यूनिट होता है ओम। तो मैं ऐसा बोलूं कि आपके पास एक 3 ओम का रेजिस्टर था। अब ये 3 ओम से आप इसको बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, ये 3 ओम का ही फिक्स्ड है। लेकिन हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसका नाम होता है रियोस्टेट। क्या होता है बच्चों? रियोस्टेट। अब रियोस्टेट क्या करता है? रियोस्टेट आपको एक वेरिएबल रेजिस्टर देता है। अगर मान लो बेटा आपको घर के अंदर जो फैन होता है उसका एक रेगुलेटर होता है, तो अगर मैं आपको वो रेगुलेटर दे दूं तो आप फैन की स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। वैसे ही हमारे पास एक वेरिएबल रजिस्टर आता है जिसका नाम होता है रियोस्टेट। उसका सिंबल याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। एक होती है बैटरी। बैटरी क्या होती है भाई? अब बैटरी इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल। बैटरी क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल। उसके बाद होता है एक बल्ब, उसके बाद होता है एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सारी चीज हमने
देखी हुई है, ठीक है। ए मीटर होता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे नहीं डाला हुआ है लेकिन आप देख सकते हो ए मीटर कुछ इस हिसाब से होता है, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, और वोल्ट मीटर जो होता है बेटा वो भी दो टर्मिनल आता है वैसे। तो ए मीटर में भी दो टर्मिनल है, वोल्ट मीटर में भी दो टर्मिनल है, ठीक है। और इस तरह से वो सर्किट के सिंबल्स यहाँ पे बनाए होते हैं। अब बात करते हैं बेटा क्या, ओम्स लॉ की। किसकी बात करनी है बच्चों आज हमें, ओम्स लॉ की। तब ओम्स लॉ होता क्या है? सो बेसिकली जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मन फिजिसिस्ट है, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम, इस भाई साहब ने बहुत एक तगड़ा एक्सपेरिमेंट दिया। इज वेल नोन टुडे फॉर हिज फॉर्मुलेशन ऑफ अ लॉ टर्म्ड ओम्स लॉ डिस्क्राइबिंग द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। इसके बीच में उसने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था इन तीनों के बीच में, ठीक है। और यहां से बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपके लिए, ओम्स लॉ। ये 12th के अंदर भी उतना ही काम का है जितना आज आप इसको देख रहे हो। तो बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि ओम्स लॉ ने सिंपली क्या किया, तो एक दिन रात को ये 2 बजे उठा और भाई साहब ने एक सर्किट बनाई। क्या बनाई? सर्किट। अब ये सर्किट किस तरह से बनाई पहले तो वो देख लो, ठीक है। बनी बनाई सर्किट हम नहीं ड्रॉ करते, हमारे एनसीईआरटी में जो सर्किट होती है वो सर्किट उसने नहीं बनाई थी। उस सर्किट इस तरह से बनाई, एक बैटरी लिया। क्या लिया बेटा? बैटरी। और इस बैटरी के साथ उस भाई साहब के पास दो वायर्स थे, उसको ज्वाइन किया यहाँ पे ए पॉइंट, और दूसरा जो है पॉइंट वो यहाँ पे बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट के साथ उसने कनेक्ट किया। देन आफ्टर यहाँ पे उसको वोल्टेज वी वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है। और यहाँ पे उसके पास एक अननोन वायर था। क्या था? एक अननोन वायर। वो वायर निक्रोम से था, ऐसा समझ लो भी। ये अननोन वायर यहाँ पे इसने रख दिया। अब इसका मन हुआ कि एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ए मीटर रख देते। क्या रख देते बच्चों? ए मीटर। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या रख दिया है? एक ए मीटर। क्या रख दिया बच्चा? ए मीटर, जो कि करंट को मेजर करेगा। और ए मीटर हमेशा सीरीज में लगता है, ये भी भूलना नहीं है। ये प्लस और ये माइनस, बैटरी का प्लस के साथ प्लस। और देन आफ्टर यहाँ ए और बी टर्मिनल के ऊपर उसने क्या लगा दिया? एक वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर, जो कि क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कुछ इस हिसाब से सर्किट मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। अब यहाँ पे जो आर है ना, उसको एक कंसिडर करो एक अननोन वायर, अज्ञात वायर। उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? एक अननोन वायर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। दिस इज द अननोन वायर, दिस इज दी अननोन वायर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि उसने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे। उसने भाई साहब ये ऑब्जर्व किया कि पहले इनिशियली उसने 2 वोल्ट की बैटरी ली। कितने वोल्ट की बैटरी ली बच्चों? 2 वोल्ट की। ओके सर, चलिए तो 2 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। वोल्टेज और करंट, तो जब उसने 2 वोल्ट की बैटरी ली बच्चों, तब उसको जो करंट मिला वो मिला 1 एम्पियर। ओके सर, बात तो सही थी। अब क्या हुआ कि सर अब है ना यहाँ पे वोल्टेज उसने इंक्रीज किया, तो 2 से उसने 4 कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? 4। उसने 4 वोल्ट की बैटरी ले ली। अब जब वहां पे 4 वोल्ट की बैटरी ली गई, तब उसको जो करंट मिला वो मिला 2 एम्पियर। कितना मिला? 2 एम्पियर। देन आफ्टर उसको बेटा 6 वोल्ट की बैटरी लगाई। देन 6 वोल्ट की बैटरी लगाने पे उसको मिला 3 एम्पियर का करंट। उसके बाद उसको 8 वोल्ट की बैटरी लगाई। 8 वोल्ट पे उसको मिला 4 एम्पियर का करंट। तो धीरे धीरे यहाँ पे ये ऑब्जर्व मिला कि सर वोल्टेज को बढ़ाने से हमारे पास जो करंट थे वो भी क्या हो रहे थे? इंक्रीज हो रहे थे। हाँ सर, बात तो सही है। ओम्स लॉ ने इस रीडिंग से अपना एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या है? द करंट दैट फ्लोज थ्रू अ मोस्ट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड टू इट प्रोवाइडेड टेम्परेचर। फिर से, द करंट दैट फ्लोज थ्रू द मोस्ट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। यहां तक समझो। जो वोल्टेज है, ठीक है, उससे करंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट एक कंडीशन याद रखनी है, क्या? उस प्रोवाइडेड टेम्परेचर के ऊपर। अगर मैं रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ओम्स लॉ क्या होगा? ओम्स लॉ वो लाइट करेगा। क्या करेगा? वो लाइट करेगा। वो ओम्स लॉ उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे हमने ये देखा कि वोल्टेज बढ़ने से करंट भी बढ़ रहे हैं। ओके सर, बात तो सही है। तो अब क्या करेंगे सर? तो इस भाई साहब ने क्या किया कि जो स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट क्या है? द अप्लाइड वोल्टेज इनसाइड द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। बट द कंडीशन इज व्हाट? एट प्रोवाइडेड टेम्परेचर। एट प्रोवाइडेड टेम्परेचर। ओके सर। अब व्हाट? सो नाउ हमने एक क्या बनाया? ग्राफ बनाया। क्या बनाया बेटा? ग्राफ। और वो ग्राफ किस तरह से बनाया आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने एक एक्सिस ली,
एक एक्सिस हमने यहाँ पे ली ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक बनाया ग्राफ, और ग्राफ में ग्राफ है बेटा वी आई ग्राफ। क्या है? वी आई ग्राफ, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज दी वी आई ग्राफ। वोल्टेज यहाँ पे, करंट यहाँ पे, ठीक है, दिस इज दी एक्स एक्सिस, दिस इज दी वाई एक्सिस। वोल्टेज करंट का ग्राफ होता है। जब भी आप एग्जाम में बनाओ बच्चों, तो यहाँ पे वी के नीचे वी रखना, वोल्ट, और आई के ब्रैकेट में एम्पियर, क्योंकि आपने किस में रीडिंग लिए है? वोल्ट और एम्पियर में, मिली एम्पियर में नहीं लिए, ठीक है। ओके सर, नाउ नेक्स्ट। तो बच्चों जब नेक्स्ट हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास जीरो था, हमारे पास 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर करंट मिल रहा था। हाँ सर, बात तो सही है। और वोल्टेजेस भी बढ़ रहे थे, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, ऐसे। हाँ सर। तो उसने ग्राफ को ज्वाइन किया। भाई 2 वोल्ट था तब हमारे पास 1 एम्पियर करंट था, जब हमारे पास 4 वोल्ट था तब हमारे पास 2 एम्पियर था, हमारे पास 6 वोल्ट था तब हमारे पास 3 एम्पियर था, जब हमारे पास 8 वोल्ट था तब हमारे पास 4 एम्पियर था। तो बेटा यहाँ पे हमने देखा कि अगर इसको मैं कनेक्ट करूं तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस हिसाब से मिलता है। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। इस ग्राफ से उसने इसका निकाला स्लोप। क्या निकाला बच्चों? स्लोप। अब जिनको स्लोप नहीं निकालना आता है, ठीक है, उसको भी मैं सिखाऊंगा, और जिनको आता है उनको तो पता ही है। स्लोप का इक्वेशन होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। change in y-axis divided by change in x-axis. This is the slope of the vi graph. So now basically मुझे अगर स्लोप बनाना है बेटा, तो मुझे क्या करना पड़ता है? एक ट्राइंगल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ट्राइंगल। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच को ज्वाइन करो। हाँ सर, हो गया ट्राइंगल। अब इसका क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप। तो ये होती है वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस। पहले तो दिखाना है वाई एक्सिस के अंदर कितना चेंज है, वाई एक्सिस के अंदर कितना चेंज है। तो बेटा देखो, 8 और यहाँ पे 2, ये वाला 8 और यहाँ पे 2, ये होता है ना वाई एक्सिस का चेंज, जो वो दिख रहा है परपेंडिकुलर, उसका चेंज, ठीक है। और डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस का चेंज, 4 और 1, कितना है? 4 और 1, ऊपर आया 6, नीचे आया 3, तो आंसर आया 2। उसको बहुत सोचा उसने, और ये 2 है क्या? जो बार बार मैं कोई भी पॉइंट लूंगा आंसर 2 ही आएगा। मैं फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट ले रहा हूं, मैं अगर सेकंड फोर्थ लेता तो भी बेटा इतना ही आंसर मेरे को मिलता है। 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके सर। तो ये 2 है क्या? उसने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, उसके बाद उसको पता चला कि यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी जो है, उसके बाद 4 वोल्ट की रखी, 6 वोल्ट की रखी। तो अगर मैं यहाँ पे सर वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, क्या बढ़ा रहा हूँ बच्चों? वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, तो करंट भी बढ़ रहा है। हाँ सर, वो तो पहले ही देखा। लेकिन करंट जो बढ़ रहा है, क्या वो इंटरनली बढ़ रहा है? दैट मीन्स इक्वली बढ़ रहा है? नो सर। 2 वोल्ट पे 1 एम्पियर मिला, 4 पे 2 मिला, 4 क्यों नहीं मिला? ये क्वेश्चन की बत्ती जली उसके दिमाग में कि 6 वोल्ट की बैटरी लेने पे 50% कम हो जा रहा है करंट। मुझे 6 एम्पियर मिलना चाहिए था, लेकिन 6 मिला नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर करंट की रुकावटें आ रही है। क्या आ रही है बच्चों? रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको कोई रोक रहा है, कुछ रेजिस्ट कर रहा है। और वहां से उसने बताया कि जो स्लोप होता है वो हमें देता है रेजिस्टेंस। क्या देता है बच्चों? रेजिस्टेंस। तो उसने बोला था कि V प्रोपोर्शनल I, यहाँ पे उसने क्या किया? इक्वल लगा के कांस्टेंट रख दिया, जिसका नाम दिया R। R इज व्हाट? R इज द रेजिस्टेंस। R क्या है बच्चों? R एक रेजिस्टेंस है। क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ओके सर, ये चीज तो पता चली कि रेजिस्टेंस आता कहां से है। तो बच्चों जब वायर के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, कौन फ्लो करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो आपस में बहुत धक्का मुक्की करते हैं। ये रैंडम मोशन होती है, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बेटा आपस में धक्का मुक्की करते हैं, ठीक है, तब ये क्या क्रिएट करते हैं? आसपास में रेजिस्ट करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, और उसी की वजह से रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है? बढ़ता है। चलिए, तो अब क्या करेंगे सर? तो बेटा कहानी बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे वी आई ग्राफ का निकाला, ये होता है उसका स्लोप। ये क्या होता है बच्चों? स्लोप। यहां से आपके पीवाई क्यूज आने वाले क्वेश्चन, यहां से आपके प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे आए थे कि मान लो आपके पास हमने एक ग्राफ बना दिया। क्या बना दिया? ग्राफ। चलिए, सो नाउ ओम्स लॉ का इक्वेशन बच्चों सबको लिख लेना है, V इज इक्वल्स टू आई आर।
ओम एक वीर पुरुष था, ठीक है, इसीलिए बेटा आपको याद रखना है वीर, ठीक है। चलिए अब क्या याद रखेंगे सर, तो बच्चा अब है ना, मैंने यहां से पीवाई क्यूज बता रहा हूं आपको, नोट डाउन करना बहुत काम की चीज है। क्वेश्चन वन है कि मेरे पास एक वीआई ग्राफ है, यहाँ पे एक वायर था ए और एक यहाँ पे वायर था बी। कैन यू प्लीज टेल मी किस वायर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? चैट बॉक्स के अंदर आंसर लिख सकते हो, ठीक है। किस वायर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा था, और यहाँ पे है आई वी ग्राफ, और यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी। किस वायर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, चलो जल्दी से बताओ। पहले वाले में बताओ और दूसरे वाले में बताओ। किसी को आंसर आता है तो रेज कर सकते हैं हैंड, या तो अपने चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए पहली चैट आई है किससे, ईशानवी बोल रही है फर्स्ट बी। फर्स्ट बी, वेरी गुड। क्यों सर? क्योंकि बेटा देखो स्लोप किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है, तो अगर ये एंगल बी के लिए ज्यादा है तो ऑब्वियस है क्या कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। मुझे तो दूसरे वाले का आंसर चाहिए। दूसरे वाले का आंसर बताओ चलो जल्दी से। पहले में बी, हाँ वो तो पता चल गया, वेरी गुड त्रिशा, हॉस्टलर्स वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, दूसरे का बताओ, बी या ए? यहाँ पे आंसर आएगा ए, ठीक है। क्या आएगा? क्वेश्चन फॉर सेकेंड ईशान भी क्वेश्चन यही है, आईवी ग्राफ हो गया है। क्या हो गया है? आईवी ग्राफ, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। उल्टे में कैसा होगा बेटा? सो बेसिकली ये वाइस से वर्सा हो गया, जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि ये आईवी ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी कि अगर उल्टा हो, ठीक है, तो आपको उल्टा कर देना है। अगर सीधा हो वीआई ग्राफ तो आपको पता है कि एंगल जिसका ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ओके चलिए, तो यहां से बात होती है बेटा क्या, ओम्स लो की। तो ओम्स लो इतना सही है और उसके अंदर कुछ है नहीं। एक चीज याद रखनी है, एक होता है ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक मटेरियल, और एक होता है नॉन ओमिक मटेरियल, ठीक है। कहाँ पे लिखे इसको? हाँ यहाँ पे लिख देते हैं। एक होता है ओमिक मटेरियल, क्या होता है बच्चों? ओमिक मटेरियल। और एक होता है नॉन ओमिक मटेरियल, ये याद रख लेना। एक होता है ओमिक मटेरियल, एक होता है नॉन ओमिक मटेरियल। ओमिक मटेरियल दोज मटेरियल विच ओबेज द ओम्स लॉ, ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। नॉन ओमिक मटेरियल यानी कि क्या? ऐसे मटेरियल विच डज नॉट ओबेज ओम्स लॉ, डज नॉट ओबेज ओम्स लॉ, उसको हम कहते हैं क्या बेटा? ओमिक और नॉन ओमिक। ओमिक के लिए बेटा सीधा स्ट्रेट ग्राफ मिलता है, नॉन ओमिक के लिए ऐसा कोई भी टेढ़ा बेटा ग्राफ बनता है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा अब रेजिस्टेंस की पूरी कुंडली निकालनी है। अब रेजिस्टेंस की पूरी कुंडली कैसे निकलेगी? तो रेजिस्टेंस को बारीकी से पढ़ा जाएगा। पहली डेफिनेशन है उसकी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। पहली चीज हमने ये सीखी कि यहाँ पे जो चार्जेस होंगे, ठीक है, ये उसको अपोज करेगा, क्योंकि ये रेजिस्ट है। रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है? तो भाई वो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से इंक्रीज होता है। तो बेटा यहाँ पे हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, उसकी वजह से करंट भी रेजिस्ट होगा। हाँ सर बात तो सही है। अब आता है बेटा ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट ओम्स के नाम से ओम रखा गया। रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और वीआई ग्राफ का स्लोप हमें बेटा क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। और अगर बेटा मैं आईवी ग्राफ बोल दूं तो इसका स्लोप हमें 1/रेजिस्टेंस देता है। ये दोनों चीज अपने को आनी चाहिए। रजिस्टर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो रजिस्टर एक ऐसा सर्किट का कंपोनेंट है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है बच्चों? रजिस्टर। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कंपोनेंट मैंने दिखाया हुआ है, ये एक छोटा सा रजिस्टर आता है। आप अपनी फिगर के अंदर या तो अपने घर के अंदर कोई भी सर्किट है, कंप्यूटर से निकाली गई, लैपटॉप से निकाली गई, फोन से निकाली गई, वो जो कोई काम की नहीं होती उसके अंदर भी देख सकते हो। एक छोटा सा ये फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है फिक्स्ड रजिस्टर, जो कि उसकी अमाउंट को फिक्स रखता है। और एक होता है वेरिएबल रेजिस्टर, जिसको हम कहते हैं रियोस्टेट। ये आपका है रियोस्टेट, ठीक है। इसको आप ऐसे मूव करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो एक होता है रजिस्टर, एक होता है रियोस्टेट। द सर्किट कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स द रेजिस्टेंस टू द सर्किट, इट इज नोन एज रजिस्टर। एक होता है बेटा डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इज नोन एज रियोस्टेट, आल्सो कॉल्ड द वेरिएबल रजिस्टर। क्या ये चीज क्लियर हो गई बच्चों? जल्दी से थम्स अप करिए प्लीज गाइस, थम्स अप करिए प्लीज 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 प्लीज। ओके नाउ v इज इक्वल टू आया आई आर। v इज इक्वल टू क्या आया? आई आर। अब बच्चों v इज इक्वल टू आई आर में से अगर मैं r को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा? v बाय आई हो जाएगा। v यानी कि वोल्टेज, i यानी कि एम्पियर,
रेजिस्टेंस यानी कि ओम। तो अगर मैं 1 ओम को डिफाइन करना चाहूँ तो ये क्या बनेगा, 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर जितना करंट हो तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1 ओम। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। इज दिस क्लियर? यस और नो? जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी, क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। ओके, अब बात आती है बेटा क्या, फैक्टर्स की। किसकी? फैक्टर्स की। जो फैक्टर्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिपेंड्स। तो सर पहली चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब बात समझो, आपके पास एक लेंथ थी वायर जिसका लेंथ था एल, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। क्या थे बच्चों? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने इस लेंथ को स्ट्रेच किया या तो लेंथ दूसरी इसके अंदर अटैच करी, यानी कि लेंथ एल प्लस एल 2L हो गया। हाँ सर, बात तो सही है। और जैसे ही लेंथ को आपने अटैच किया, लेंथ बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन्स को और धक्का मुक्की हुई क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े। और अगर लेंथ बढ़ाने से आप इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहे हो यानी कि रेजिस्टेंस भी बढ़ा रहे हो, दैट मीन्स कि आपका रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ाने से बढ़ेगा। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी चीज बच्चों आपको ये याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पे होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका इक्वेशन है पाई आर स्क्वायर। हाँ सर, अगर बेटा यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, एक रूम है जिसके अंदर 10 लोग रह रहे हैं, अगर मैं इस रूम की साइज बढ़ा दूं, ठीक है, तो इस 10 लोगों को थोड़ी आसानी होगी रहने में। हाँ सर, यानी कि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, यानी कि सर एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, बात तो समझ में आ गई सर। अब बच्चों एक चीज समझो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैं गर्म करूं यानी कि टेम्परेचर दूं, क्या दूं, टेम्परेचर, हीट करूं उसको, तो बेटा उसको हीट मिलने से ही उसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी और धक्का मुक्की करेगा, यानी कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। और लास्टली, ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। जैसे कि औकात, क्या है ये? औकात दिखता है। क्या देखता है बच्चों? ये औकात देखता है। औकात का मतलब बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें सिल्वर की, हाँ सिल्वर बहुत अच्छा मटेरियल है जिसके अंदर रेजिस्टेंस अप्रोक्स 0 होता है। और अगर हम कॉपर की बात करें थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है, अगर निकल की बात करें थोड़ा रेजिस्टेंस और रहता है। तो ये सारी चीज है क्या, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। तो हमने चार चीज देखी, चार चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा। एक होता है आर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, द सेकेंड वन इज द रेजिस्टेंस विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, द थर्ड वन which is temperature, this is directly proportional. Okay, if you increase the temperature the resistance is also increased, and the last one, resistance depends on the nature of the material. ये चार चीज बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर ये याद नहीं रखा तो लाइफ चिंगा लगा नहीं रहेगी। ओके, तो सर यहाँ पे हमने चार चीजें सीखी। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फोर फैक्टर्स विच इज द फर्स्ट वन is directly proportional, the second one is inversely proportional with the area, resistance is directly proportional with temperature, and the R is nature of the material के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये चीज क्लियर हुई बच्चा पार्टी? यस और नो? जल्दी से थम्स अप करिए गाइस। हेलो एवरीवन, गाइस थम्स अप करिए तो ही आगे बढ़ेंगे। हॉस्टलर्स, रिसामो किड्स गुड, त्रिशा गुड, हॉस्टलर्स आपको समझ में आया बेटा? कोई एक थम्स अप कर दो, पूरा ग्रुप बैठा है वहां पे। अगर नहीं किए तो मुझे वहां पे आना पड़ेगा। ओके, अब हुई ना बात, डर गए मतलब। ठीक है, ठीक है, इतना दूर में आता नहीं महसाना, ठीक है। अब ऐसे भी नहीं कर सकते थे, चलता। चलो बच्चों, अब अब क्या करेंगे सर? तो सर अब है ना, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन चारों को जोड़ना है। इन चारों को क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन मेरा जो मेन पॉइंट है, ठीक है, वो हमारे पास दो फैक्टर को जोड़ना है। किसके? कितने फैक्टर को? दो फैक्टर को। पहला है एल एंड दूसरा है एरिया। हाँ सर, बात तो सही है। लेंथ के साथ डायरेक्टली, एरिया के साथ इनवर्सली। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूं तो मेरे पास एक आ जाता है कांस्टेंट। क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट। पांचवा इक्वेशन पढ़ रहे हो आज आपका। रो क्या है? रो का नाम होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है सर? सर कुछ समझ में नहीं आता ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अरे भाई, रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के काबू में होता है। इलेक्ट्रॉन्स, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज, इफ यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वायर द रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेस बट द करंट इज आल्सो इंक्रीजेस। ओके, नाउ व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? तो सर हमारे पास अगर मान लो बहुत सारे मटेरियल पड़े हुए हो, जैसे कि मान लो मेरे पास जैसे मार्कर्स है,
ठीक है। अब यही मार्कर बेटा आप देख लो कि मेरे पास एक स्टील की पेन है। किसकी पेन है बच्चों? स्टील की पेन है। ठीक है, अभी थोड़ा समझ जाना, ये मार्कर प्लास्टिक से बनी है और ये स्टील से बनी है। तो यहाँ पे कौन सा गुड कंडक्टर है? तो सर ये वाला गुड कंडक्टर होगा क्योंकि ये स्टील है। ये बेटा प्लास्टिक है तो गुड कंडक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि सर यहाँ पे मटेरियल के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसके अंदर करंट को फ्लो करेगी लेकिन इसके अंदर नहीं करेगी? तो हमने देखा उसके अंदर, कहाँ पे देखा बच्चों? उसके अंदर। और उसके अंदर देखा तो हमने ये पाया कि ये मटेरियल खुद डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है बच्चों? मटेरियल खुद डिसाइड करता है कि मुझे करंट को फ्लो करने देना है कि नहीं करने देना है। और इसी को हम बोलते हैं बेटा रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है अंदर की प्रॉपर्टी। कहाँ की प्रॉपर्टी बच्चा पार्टी? अंदर की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज द सब्सटेंस विद द यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। द रेजिस्टिविटी का बेटा मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ। रेजिस्टिविटी इज द व्हाट? रेजिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर की प्रॉपर्टी। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल हु डिसाइड कि करंट को फ्लो करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज होती है बच्चों क्या? रेजिस्टेंस की कहानी और रेजिस्टिविटी की कहानी। अब बच्चा यहां से अपने इक्वेशन लिख लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, बार बार ये मौके नहीं आते, तो जल्दी से अपनी बुक के अंदर इसको चिपका लेना है। अब मुझे बेटा बात करनी है रो के इक्वेशन की। और रो को अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊं बेटा तो क्या बन जाएगा? सर यहाँ से रो को सब्जेक्ट बनाना है तो ये हो जाएगा RA/L। क्या हो जाएगा बच्चों? RA/L। आर का यूनिट अपने को पता है ओम, एरिया का पता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। मीटर स्क्वायर से मीटर चला गया, आंसर आया ओम मीटर। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ ओम रेजिस्टिविटी। ओके सर, ये तो क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी कोई फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होती है? मैंने बोला बिल्कुल होती है, बट ये भाई साहब थोड़ा ईगो में रहती है। ठीक है, इसका एटीट्यूड है। इसका क्या है? एक एटीट्यूड, ऐसे नहीं पिघलती है। ये बच्चा यहाँ पे होता है कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो नेचर ऑफ, पहली तो औकात। हाँ सर, दोनों रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों औकात देखते हैं, रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल देखते हैं। दूसरा होता है हिटनेस, कि कितना भाई साहब वो गर्म होगा, तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है। सो बेसिकली देयर आर टू फैक्टर्स दिस व्हिच इज ऑन व्हिच द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। द फर्स्ट वन नेचर ऑफ मटेरियल, सेकंड वन इज द टेम्परेचर। ओके तनय बताओ जरा, रेजिस्टिविटी कितने फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जल्दी से बताओ मेरे को चैट बॉक्स के अंदर लिख के। ओके, तब तक बच्चों यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे, बारी बारी सबको पूछूंगा। ठीक है, याद रखना है। 3 फैक्टर के ऊपर ईशान भी, मैंने तो 2 ही बताए। मैंने तो 2 ही बताए, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। आपको तीसरा पता है बेटा? आपको तीसरा पता है? ओके, नहीं। ओके बेटा, तो 2 ही होता है, ठीक है ना? ओके बच्चों, तो नाउ इस टाइम के यहाँ पे आपको मैं 1 मार्क आपका जाने का रोकूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप स्पेशल काइंड बच्चे हो। ठीक है, स्पेशली आप अटेंड करते हो ये लेक्चर, इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ सोचा है। ठीक है, आज आपको मैं स्पेशल वाला एक एमसीक्यू दूंगा। देखो भाई, रेजिस्टिविटी को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, लिख लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। It's also known as specific resistance, and the unit of the specific resistance is also ohm meter. In this exam, I have asked this question to the students: what is the unit of the specific resistance? Most of the students, like 80% students have written that ohm, but आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ओम मीटर होता है, एग्जामिनर बहुत घुमा के पूछता है, ये चीज याद रखनी है। ओके सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे, रेजिस्टिविटी वाला जो पार्ट है वहां पे आपको एक टेबल दिया होगा, टेबल 12.2 और न्यू बुक के अकॉर्डिंग 11.2। तो यहाँ पे मेटल्स और एलॉयज की रेजिस्टिविटी की रेंज दी होगी, वो रेंज एक बार आपको बेटा याद कर लेनी है। वो रेंज आपको याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंडक्टर्स की जो होती है, ठीक है, या तो मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो होती है 10⁻⁸ to 10⁻⁶ जितनी ओम मीटर। ठीक है, ये मेटल्स की या तो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी की रेंज है। किसकी रेंज है बेटा? ये रेजिस्टिविटी की रेंज है। धीरे धीरे बेटा एलॉयज की और इंसुलेटर्स भी उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो वो मैं चाहता हूं कि आप पैराग्राफ उसको पढ़ो, उसको अंडरलाइन करो, क्योंकि वहां से 1 मार्क के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। ओके सर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेक्चर नंबर 4,
और ये भाई साहब आपको बच्चों समझ में आया जितनी चीज आज पढ़ाई? पहला हमने पढ़ा ओम्स लॉ, उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में और रेजिस्टिविटी के बारे में। क्या यहां तक क्लियर है बच्चों? प्लीज यार एक फीडबैक चाहिए मेरे को, ठीक है? इज दिस क्लियर? हम तो नहीं बोलेंगे सर, आपको जो बोलना है बोलो। मैं रेजिस्टेंस लेंथ एरिया बोल रही हूँ। ओके। अच्छा हाँ, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो फिर चार बातों के ऊपर डिपेंड करता है ईशान भी, आपने तीन ही बताई। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। हाँ, एग्जाम के अंदर बच्चों जब आपको पूछे ना कि लेंथ एरिया किस तरह से प्रोपोर्शनल है, सो प्लीज डायरेक्टली ऐसा मत लिखना कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया। डोंट राइट दैट। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा होता है। यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ लेंथ, देन एंड ओनली देन यू विल गेट द मार्क्स, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द एनी मार्क्स। याद रखना ये चीज। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। यहाँ पे दिक्कत बच्चों को आती है, लेकिन ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है एकदम। फिजिक्स की फील लेते हैं। चलिए बच्चों, अब मेरे पास क्या होते हैं कि रेजिस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? रेजिस्टर्स। तो मान लो ये फिक्स्ड अमाउंट का रजिस्टर है। हाँ सर। अब मैंने रजिस्टर्स को हम दो टाइप में लगा सकते हैं, पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल। एंड यू ऑल नो गाइस, ठीक है, कि किस तरह से होता है। ये क्रैश कोर्स में आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस, रजिस्टर, सीरीज, पैरेलल क्या होता है। अगर नहीं भी पता है तो आप देख लो, पेयर से पेयर जुड़े, ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, यानी कि जो रजिस्टर्स हुए, ठीक है, वो तीनों क्या हुए? ज्वाइंट हुए अपने आप से। तो बच्चों यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि इसके अंदर जो V वोल्ट की बैटरी है वो क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है। क्या रह रही है बच्चों? कांस्टेंट। जब हमने यहाँ पे देखा तो रेजिस्टर्स के अंदर R1, R2 और R3 में थ्री रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। बट सीरीज के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो आपने करंट आई नेचर का भेजा, तो करंट यहां से यहां से यहां से यहां से निकलते हुए भी आई ही आता है। तो हम ये मानते हैं कि जो सीरीज मोड होता है, कौन सा मोड होता है बच्चों? एक जो सीरीज मोड होता है वहां पे करंट जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। हाँ सर। तो बदलता क्या है? तो बच्चों सीरीज मोड में वोल्ट मीटर मैंने R1 के ऊपर लगाया, एक वोल्ट मीटर R2 के ऊपर लगाया और एक वोल्ट मीटर R3 के ऊपर लगाया, और वहां पे देखा तो वोल्टेज बदल गए। अगर मान लो ये 30 वोल्ट की बैटरी थी, 10 यहाँ पे आ गए, 10 यहाँ पे आ गए, 10 यहाँ पे आ गए, इस तरह से बेटा चेंज हो गए। तो हमें पता चला कि जो वोल्टेज होते हैं वो क्या रहते हैं बेटा? वेरी करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? वेरी करते हैं। तो वोल्टेज आर वेरी इन सीरीज कनेक्शन, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे एक डिसएडवांटेज होता है सीरीज कनेक्शन का हमारे घरों के अंदर। वोल्टेज क्या होते हैं? वोल्टेज जो होते हैं, ठीक है, सॉरी गाइस, जो वोल्टेज होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वेरी करते हैं। और उसी की वजह से बच्चा यहाँ पे आपको सीरीज कनेक्शन हम घर में नहीं लगाते। ओके, नाउ अगर मैं ओम्स लॉ एक्वायर करूं तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई इंटू आर। वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। हाँ सर पता है। पहला वोल्ट मीटर लगाया जहां पे वोल्टेज मुझे मिल रहा है V1। ओके, तो V1 ये क्या है बेटा? वोल्टेज अक्रॉस R1। ये क्या है? वोल्टेज अक्रॉस R1। कितनी होगी इसकी वैल्यू? तो V1 इज इक्वल्स टू, करंट तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस R1 है, मुझे V2 चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस R2। यहाँ पे V2 है, यहाँ पे IR2 है। मुझे V3 चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस R3। हाँ सर बात तो सही है, V3 इज इक्वल टू IR3 हो गया। अब मुझे यहाँ पे ये पता चलता है कि जो टोटल वोल्टेज है, जो टोटल वोल्टेज है, वो टोटल वोल्टेज सीरीज के अंदर सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज के बराबर होते हैं। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे 10 मिल रहा है, 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 तो टोटल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? ये 30। हाँ सर बात तो सही है। तो अगर मैं यहाँ पे ओम्स लॉ की जगह पे I इज इक्वल V इज इक्वल टू IRS लिखूं, वोल्टेज तो पता ही है मेरे को, RS का मतलब होता है सीरीज का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। V1 की वैल्यू आई IR1, V2 की वैल्यू आई IR2, V3 की वैल्यू आई IR3। अब मैं क्या करूंगा? करंट को बाहर निकाल लूंगा, तो ये आएगा R1, R2, R3, ये हो जाएगा IRS। आई आई हो जाएंगे कट, क्या हो जाएंगे बच्चों? आई आई जो है
वो हो जाएंगे कट, तो आपके पास इक्वेशन आएगा सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। तो ये हो गया बेटा क्या, सीरीज मोड। ये क्या हो गया, सीरीज मोड। ओके सर, अब क्या करें, अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूं, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना आपको। इफ वी कंसिडर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R, अगर हम बच्चों यहाँ पे R को कांस्टेंट रखे, ठीक है, और सबकी वैल्यू सेम ले ले, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन आर। क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन आर। ये सीरीज मोड के लिए इक्वेशन है, याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं 3 रजिस्टर ले रहा हूँ, कितने रजिस्टर ले रहा हूँ बेटा, सच फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 3 रजिस्टर ले रहा हूँ और तीनों रजिस्टर की वैल्यू जो है वो 3 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि 3 प्लस 3 यानी कि 9 ओम। अब मैं यहाँ पे इसको भी लिख सकता हूँ, 3 रजिस्टर N3 है और 3 वैल्यू है, तो 9 ओम आ गया डायरेक्टली। तो ये होता है बेटा क्या, आपका डायरेक्ट वाला कंडीशन, ठीक है। तो सीरीज मोड के एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये देख लेते हैं। तो सीरीज मोड के एडवांटेजेस बेटा ये है कि जो हर एक मटेरियल है उसके अंदर करंट कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है। एक ही एडवांटेज है, सम ऑफ द आर द डिसएडवांटेज ओवर देयर। इफ यू connect the resistors in the series mode, if the one of the resistor is going to be diffused, the all the circuits are closed। सर्किट जो होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। एक रजिस्टर बंद होने पे भी सर्किट क्या हो जाएगी, पूरी बंद हो जाएगी। तो ये होता है उसका डिसएडवांटेज। क्या होता है बच्चा, डिसएडवांटेज। अब बात आती है बेटा किसकी, पैरेलल मोड की। पैरेलल मोड हमारे घरों में भी यूज होता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो बेटा, तो मैंने पहले से ही आपको बताया हुआ है, पहले सर्किट समझ लेते हैं कि हमने क्या किया हुआ है। तो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कि जहां पे करंट स्प्लिट करे उसको हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। जहां पे करंट स्प्लिट करे उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल वाला करंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सो नाउ अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पैरेलल मोड कनेक्ट किया। कैसा कनेक्ट किया, पैरेलल। तो मान लो 20 वोल्ट की बैटरी थी, हाँ सर, करंट जा रहा था आई, बट यहाँ पे 3 पार्ट के अंदर वो स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3। तो रेजिस्टेंस भी कितने, R1, R2 एंड R3। हाँ सर, बात तो सही है। देखने को हमें ये मिला कि यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज थे वो क्या फॉर्मूला था, V इज इक्वल टू आई आर। टोटल फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा R पैरेलल। क्या हो जाएगा, R पैरेलल। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पैरेलल कनेक्शन। अब मुझे पैरेलल के अंदर ये पता चला कि जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं रहा, वो तो क्या कर गया, वेरी कर गया। और जो वोल्टेजेस थे वो क्या रहे, कांस्टेंट। क्या रहे बच्चों, कांस्टेंट। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाने से वोल्टेज कांस्टेंट मिले, यहाँ से लगाने से कांस्टेंट, यहाँ से लगाने की कांस्टेंट। तो वोल्टेजेस तो कांस्टेंट मिल रहे थे, तो बदल क्या रहा था, करंट। अब देखो आई जा रहा था, I1 I2 I3 हो गया। लेकिन जब हमें ये पता चला कि ए जंक्शन ये था, ये बी जंक्शन था, और बी जंक्शन पे जो करंट था वो क्या मिला, एज इट इज मिला। क्या मिला, एज इट इज। अगर मान लो आपने ऐसे 9 एम्पियर भेजा था, 3 3 3, तीनों का सम होके वापस से क्या मिल गया, 9 एम्पियर। तब हमारे ध्यान में आया कि अच्छा, ये कुछ ऐसा हो रहा है, टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ऐसा हो रहा है, देखो आप यहाँ पे। हाँ, I1 I2 I3 स्प्लिट हुए, यहाँ पे मिले तो तीनों क्या क्या हो गया, सम हो गया। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। सो बच्चा, ओम्स लॉ हमने लिखा अभी अभी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V बाई आर होता है। हाँ सर, अगर मैं करंट I1 निकालना चाहूं तो वोल्टेज अपॉन R1 आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रह रहे। करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 अक्रॉस R1। I2 की वैल्यू देखो बच्चों, V अपॉन R2। I3 की वैल्यू देखो बेटा, V अपॉन R3। हाँ सर, बात तो सही है। इन सभी को यहाँ पे पुट करो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ओम्स लो तो पता ही है, यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर पी, तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन आर पी हो जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ पे बेटा I की जगह पे V अपॉन आर पैरेलल, I1 की जगह पे V अपॉन R1, I2 की जगह पे V अपॉन R2, और I3 की जगह पे V अपॉन R3। वोल्टेज इसको हम क्या करेंगे बच्चों, कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो वोल्टेज इज कांस्टेंट 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3।
ओके, वोल्टेज वोल्टेज कैंसिल हो गए तो बेटा ये आया 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब एक्स्ट्रा मैंने पहले ही बताया था, इसके ऊपर से एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए बेटा बोरिंग नहीं लग रहा है ना, थोड़ा सीख लो। हाँ, बहुत तगड़ा वाला चीज है इसके अंदर। अब बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं 1/R पैरेलल को कंसिडर करूं, 1/R1 प्लस अपन मैं बहुत सारे रजिस्टर लगा दिए, एन नंबर तक रजिस्टर लगा दिए, कितने, एन नंबर तक। ओके, अब मैंने R1 R2 R3 सभी की वैल्यू कितनी ले ली बेटा, R ले ली, क्या ले ली, R। तो ये जो पैरेलल के लिए इक्वेशन बनता है वो होता है 1/RP इज इक्वल्स टू N/R। ये चीज याद रख लेनी है, 1/RP इज इक्वल्स टू N/R। तो अगर मैं इसको RP करूंगा तो ये हो जाएगा R/N। यहां से ये वाला और यहां से सीरीज वाला। यहां से बेटा अपने को एक क्वेश्चन आया था PYQs के अंदर कि व्हाट इज द रेशियो इफ द R1 R2 एंड R3 इज इक्वल्स टू, R1 R2 R3 इज इक्वल्स टू क्या बेटा, हमारे पास R है, तब सीरीज से पैरेलल का रेशियो क्या होगा, कोई बता सकता है? सीरीज से पैरेलल का रेशियो क्या होगा, कोई बता सकता है? सीरीज की वैल्यू थी N, सीरीज की वैल्यू थी बेटा क्या, NR। RP की वैल्यू कितनी आई, आरपी की वैल्यू देखो बेटा R/N, क्या आई, R/N, R से R कट गया, N² × 1। याद रखना है ये याद रखना है। आया बच्चों समझ में कि नहीं आया? थम्स अप। सीरीज और पैरेलल बहुत सिंपल सी कहानी, ठीक है। अब हम बेटा आपके डाउट्स की बात करेंगे। चलिए, तो जल्दी से अगर आपके डाउट्स हो तो जल्दी से अनम्यूट हो जाइए और यहाँ तक आज हम रखते हैं, कल हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ लेंगे, ठीक है, और फिर ये चैप्टर को अलविदा कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज दी